Hello everyone. So today in this video we are going to start our new topic, that is nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब कभी हम चल रहे होते हैं या फिर बाइसाइकिल चला रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपने एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. और अगर हम मान लीजिए कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिंपली लेटे हुए या फिर सोए हुए हैं, उस वक्त भी हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. अब हम लोग को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए या फिर बाकी कोई सब्सटेंस का जिसका हमारे बॉडी में जरूरत है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को कुछ मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी के बाहर से ऑब्टेन करना पड़ता है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट. और जो हम खाना खा रहे हैं वही फूड वो मटेरियल है जिससे हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन कर पाते हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. अब लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. अब बोला गया है जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी का वो सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम है, लेकिन ये अलग अलग तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ organisms जो है वो simple food material जो कि वो inorganic source से obtain करते हैं, उससे वो अपना खाना बना सकते हैं. यहाँ पे inorganic source कौन कौन सा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. और इस तरह का फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस किन ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है? तो ऑटोट्रॉफ्स में हमको इस तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? तो ग्रीन प्लांट्स आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ऑटोट्रॉफ्स के अलावा वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस के मदद से अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. अब हमारे बॉडी में इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले क्या किया जाएगा? सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब सिंपलर फॉर्म्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और उसके बाद ही हमारे बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म के लिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए या फिर कोई दूसरे मैकेनिज्म के लिए, हम इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. अब complex substance को simpler substance में break down करने के लिए हम biocatalysts का use करते हैं और उसी को हम enzymes भी कहते हैं. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल होगा वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंडेंट है. हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी. हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएंगे? एनिमल्स और फंगी आएंगे. अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. कार्बन और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होगा किसके द्वारा? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. उसको कैसे फुलफिल किया जाता है उनमें? तो फोटोसिंथेसिस के मदद से ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है. इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इस प्रोसेस में ऑटोट्रोफ्स जो सब्सटेंस को वो बॉडी के बाहर से ऑब्टेन किए थे उस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में. This material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. अब वही जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है उसी के बारे में दिया गया है कि जो मटेरियल है कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि ऑटोट्रॉफ्स अपने बॉडी के बाहर से ऑब्टेन करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स. और इसी कार्बोहाइड्रेट का यूज करके प्लांट जो है वो अपना एनर्जी के नीड को फुलफिल करता है. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है.
द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट उसी वक्त प्लांट के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स किस में बदल देते हैं? स्टार्च में बदल देते हैं। दिस सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी, और ये किसकी तरह काम करता है? ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह प्लांट्स में काम करता है, जिसका प्लांट्स कब यूज करेंगे? टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और प्लांट्स इसका कब यूज करेंगे? जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट रहेगा उस एनर्जी का, तब वो स्टार्च को वापस से अपना एनर्जी की तरह यूज कर पाएंगे। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसी तरह से कुछ मिलता जुलता सिचुएशन हमारे बॉडी में भी देखने को मिलता है। जब हमारा फूड से एनर्जी को डिराइव किया जाता है, तो सारा एनर्जी उसी वक्त इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ एनर्जी बच जाता है। उस एनर्जी को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन दिया गया है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एक्चुअल में क्या क्या होता है, वो अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे 3 इवेंट्स दिया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले प्लांट्स के लीव में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगले स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वाटर को स्प्लिट कर दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप है, इसमें क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो वाटर को स्प्लिट करके हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था, उस हाइड्रोजन को किस में ऐड कर दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यह हाइड्रोजन को ऐड करके किस में बदल दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाएगा। These steps did not take place one after the other immediately। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों स्टेप जो है वो एक के बाद एक लगातार होते रहेंगे। For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में कंटिन्यूअसली एक के बाद एक स्टेप होंगे। जैसा कि डेजर्ट प्लांट्स में दिया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? रात में लेते हैं। लेकिन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो क्लोरोफिल के द्वारा कब हो जाता है? दिन में हो जाता है। तो उसके बाद रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके क्या करते हैं? फूड का प्रिपरेशन करते हैं। Now let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब ऊपर दिया गया रिएक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं, उनका फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरत है, उसके बारे में हम अब जानेंगे। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। The green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll। जब हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तब हम लोग को वहां पे छोटा छोटा ग्रीन डॉट्स देखने को मिलेगा। ये ग्रीन डॉट्स क्या है? तो ये सेल ऑर्गेनल्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। और यही क्लोरोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे फिगर नंबर 6.1 में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट्स है और यही वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन डॉट्स होता है, जो कि हम लोग को लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis। अब हम एक एक्टिविटी के मदद से समझेंगे कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है। एक्टिविटी 6.1 में बोला गया है कि हम लोग को एक पॉटेड प्लांट लेना है, वेरिगेटेड लिप्स वाला, मतलब रंग बिरंगा लिप्स वाला एक पॉटेड प्लांट लेना है, जैसे कि हम मनी प्लांट या फिर क्रोटन प्लांट को ले सकते हैं। उसके बाद उस प्लांट को हम लोगों को एक डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख देना है, ताकि प्लांट अपने सारा स्टार्च को कंज्यूम कर ले। उसके बाद उस प्लांट को हम लगभग 6 घंटा के लिए सनलाइट में रखेंगे। फिर उसमें से हम कुछ पत्ता तोड़ लेंगे और उस पत्ते का जो ग्रीन एरिया होगा उसको हम एक पेपर पे प्रेस कर लेंगे। उसके बाद उस पत्ते को कुछ मिनट के लिए हम बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। उसके बाद एक बीकर में हम अल्कोहल लेंगे और उस लीफ को उस अल्कोहल वाले बीकर में डाल देंगे और उसके बाद फिर से उस अल्कोहल वाले बीकर को हम बॉईल करना चालू करेंगे।
अब पूछा है क्या लीफ का कलर में कोई चेंज देखने को मिला है, या फिर जिस सॉल्यूशन में हम लीफ को बॉईल कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का कलर में कोई चेंजेस हम लोग को देखने को मिला है कि नहीं। उसके बाद उस लीफ को हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद लीफ को बाहर निकाल के उससे आयोडीन सॉल्यूशन को हम सुखा देंगे। उसके बाद हम लीफ के कलर को ऑब्जर्व करेंगे और कंपेयर करेंगे पेपर से जहां हम लीफ का ग्रीन कलर मार्क किए थे। जो ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो पार्ट था लीफ का वो किसमें बदल जाता है, ब्लू कलर में बदल जाता है जब हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। और व्हाइट पोर्शन जो था लीफ का उसमें हम लोगों को कोई कलर में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब स्टार्च में हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो स्टार्च का कलर ब्लू हो जाता है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ ग्रीन पार्ट लीफ का, सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है। इसका मतलब है सिर्फ क्लोरोफिल ही खाना को बना रहा है। वीडियो पॉज करके आप लोग इस एक्टिविटी को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों लिख लीजिएगा। Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9 we had talked about stomata which are tiny pores present on the surface of the leaves. अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। क्लास 9 में हम ऑलरेडी स्टोमाटा के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टोमाटा क्या होता है? तो प्लांट्स के लीव में हम छोटा छोटा पोर्स देख सकते हैं, स्मॉल होल्स देख सकते हैं जिसके थ्रू एयर का एक्सचेंज किया जाता है प्लांट्स में, और इसी स्मॉल पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए यही छोटे छोटे होल्स के थ्रू लीफ जो है वो क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करते हैं बहुत ही भारी मात्रा में। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज किया जाता है, लीव्स के अलावा स्टीम और रूट से भी गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। Since large amounts of water can also be lost through this stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. चूंकि स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी का नुकसान हो सकता है, इसलिए ये अपने पोर्स को बंद करके रखते हैं और तभी खोलते हैं जब इनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है। The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. अब जो पोर्स है उनको खुलने और बंद करने का जो काम है ये कौन करेंगे? गार्ड सेल्स करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बीन शेप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यही गार्ड सेल्स है, और इन्हीं की मदद से पोर्स को ओपन किया जाता है या फिर क्लोज किया जाता है। The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. जब इन गार्ड सेल्स में वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा तब ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं जिसके कारण स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, और जैसे इन गार्ड सेल्स में वाटर का लॉस होगा तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं जिसके कारण स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। आगे हम लोग को एक एक्टिविटी दिया गया है 6.2 में बोला गया है कि हम लोग को दो प्लांट लेना है लगभग सेम साइज का, और दोनों प्लांट को एक पॉट में रख करके डार्क रूम में लगभग 3 दिन के लिए हम लोग को छोड़ देना है। अब दोनों प्लांट को हम ग्लास प्लेट पे लेंगे। एक प्लांट के सामने हम वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे और उसके बाद हम बेल जार के मदद से दोनों प्लांट्स को कवर कर देंगे। नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा बेल जार और जो ग्लास प्लेट है दोनों के बीच में अगर एयर गैप दिखाई दे रहा है तो वहां पे हम वैसलीन लगा करके उसको सील कर देंगे ताकि एयर जो है वो अंदर न जा सके और अंदर का एयर भी बाहर ना आ सके। जैसा कि फिगर 6.4 में हम देख सकते हैं ऐसा ही हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे लगभग 2 घंटा के लिए। फिर हम दोनों प्लांट्स से कुछ लीव्स लेंगे और दोनों प्लांट्स के लीव्स का अलग अलग स्टार्च टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि दोनों प्लांट्स के लीव्स में सेम अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। जब हम दोनों लीव्स का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो पहले वाला प्लांट में जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखे थे उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उनका लीव्स का कलर आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, लेकिन जिस प्लांट में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे थे उस प्लांट का लीव आयोडीन सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं करता है, वो ब्लू कलर का नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है।
इसी कारण से जार ए में प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे और स्टार्च फॉर्मेशन भी लीव्स में नहीं होगा। अब चूंकि लीव्स में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए जार ए का लीफ को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तब उनका कलर चेंज नहीं होता है। अब इस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब पूछा गया है कि दो एक्टिविटी जो अभी हम परफॉर्म किए हैं, इन दोनों एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या हम एक अलग एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकते हैं जिससे हमको ये पता चले कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को एक पोटेड प्लांट चाहिए होगा और उस पोटेड प्लांट के कुछ लीव्स को हम ब्लैक कलर के पेपर या फिर ब्लैक कलर के क्लॉथ से हम उसको कवर कर देंगे ताकि सनलाइट उस लीव्स तक न पहुंच पाए। उसके बाद उस प्लांट को हम एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन उस प्लांट से हम एक फ्रेश लीफ लेंगे और एक लीफ वो वाला लेंगे जिसको हम कवर किए थे। फिर दोनों लीव्स का हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो लीव्स को हम कवर कर रखे थे उनमें स्टार्च का प्रेजेंस शो नहीं करेगा, मतलब उसको जब आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है। So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. अभी तक हम पढ़े हैं कि ऑटोट्रॉफ जो है वो कैसे अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनको बाकी दूसरा रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होता है जिनसे उनका बॉडी का अच्छा ग्रोथ हो सके। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो वाटर का यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो वाटर का रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे, तो वो रूट्स के मदद से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और बाकी जो मटेरियल का जरूरत पड़ता है प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, तो ये सब मटेरियल वो सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट used in the synthesis of proteins and other compounds. प्लांट्स में प्रोटीन का सिंथेसाइज के लिए या फिर दूसरा कंपाउंड्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। ये नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे लेंगे, तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का फॉर्म्स को ही यूज करते हैं, कभी कभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी नाइट्रोजन को यूज करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा नाइट्रोजन को, तो कुछ बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आपका पिछला वीडियो मिस हो गया है तो आपके स्क्रीन पे लास्ट वीडियो का लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं।